तो आज अपन ने स्टार्ट किया है स्पेशल पॉइंट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अंदर अपने 3 पॉइंट्स आ रहे, जनरल पॉइंट्स, इनकम्स की ऑडिट और एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस यहाँ पे हमें मेन क्या ध्यान रखना है, जनरल पॉइंट्स है, नॉर्मल से ये भी कोई खास नहीं है। जो स्पेशल थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो स्पेसिफिक टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट थे और ऑडिटर के जो ड्यूटी थे। बाकी जनरल चीजें आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर को सोसाइटी के बायलॉज पढ़ने चाहिए, है ना। बायलॉज से उसे क्या पता चलेगा कि भाई सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। मेंबर्स के पास में शेयर होल्डिंग का बायलॉज खुद अपने एक्स्ट्रा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है या नहीं लगाता है। तो बायलॉज का मतलब क्या हो गया, जैसे एक कंपनी के लिए चार्टर होता है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या होते हैं, बायलॉज होते हैं कि उनके पर्टिकुलर मेंबर्स का क्या राइट होगा, मेंबर्स की क्या ड्यूटीज होगी, वो सारी चीजें हमें कहाँ पे दी हुई होती है, बायलॉज के अंदर। तो हम एक तरह से बेसिक नॉलेज हो गई ना। हाँ, बेसिक नॉलेज है ये, है ना। तो हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऑडिट करने जा रहे हैं, तो पहले हमें नॉलेज ऑब्टेन करना पड़ेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, वो नॉलेज हमें मिलेगा बायलॉज ऑफ दी सोसाइटीज से। क्लियर सबको, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट बोला है कि आपको क्या देखना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखना चाहिए और इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग, क्योंकि शेयर होल्डिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको हर एक मेंबर की इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग चेक करनी पड़ेगी। ये चीज हमने कल ही पढ़ ली थी कि भाई जब आपको एक लिमिट दी हुई है तो ऑडिटर का ये ड्यूटी बन जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकॉर्डिंग और जो भी मेंबर्स है उन्होंने उसी वे में होल्डिंग करा है या नहीं किया है शेयर होल्डिंग, तो ये उसे चेक करना पड़ेगा। देन उसे इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या है, सोसाइटी की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सब भी क्या करने पड़ेंगे, एग्जामिन करने पड़ेंगे। ओके, नाउ ऑडिट ऑफ इनकम। इनकम का ऑडिट वैसे हमको सबको आता ही है, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। ही शुड केयरफुली वाउच द रिसिट्स ऑफ कैश। Cash receipts on account of share capital should be vouched with the register of members. Cash received against sale should be vouched। इन्होंने क्या लिखा है कि आपको क्या क्या चीजें वाउच करनी है और कहाँ से वाउच करनी है। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज इनकम के बारे में नहीं दी है, क्योंकि शेयर कैपिटल इज नॉट इनकम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें क्या दे दिया कि जो भी अमाउंट क्रेडिट के अंदर आते हैं उनको हमें कहाँ कहाँ से वाउच करना है। आप केवल इनकम का ही लिख के आ जाना, शेयर कैपिटल का अलग से एक पॉइंट बना देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल शुड बी वाउच्ड विद द कैश मेमोस and invoices issued to customer as also sales account. Receipts of cash in respect of payment of interest and repayment of loans advanced by the society should be vouched with the loan agreement। कोई भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हो या रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो तो उसे कहाँ से चेक करोगे, लोन एग्रीमेंट से चेक करोगे। Cash received from members towards construction of houses or their maintenance should be vouched with register of members, demands made by the society from time to time and money receipts। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक हमने दे दिया कि अगर लाइक मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग वाली है, ठीक है, तो हाउसेस के लिए जो भी हमें पैसा मिल रहा है या फिर आप नॉर्मली समझे तो इसे मेरे को मेंबर्स से जितना भी इनकमिंग हो रहा है, लाइक क्रॉप्स की बात करें तो कितना क्रॉप उन्होंने मुझे दिया है, कितने रुपए का क्रॉप उन्होंने मुझे दिया है, अब रिटर्न में मुझे उनको कितने रुपए का रिटर्न करने हैं, क्या उनका कितना टन का उन्होंने, कितना वैल्यू का उन्होंने मुझे क्रॉप दिया है, हर एक चीज मुझे कहाँ से वाउच करनी चाहिए, मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से देखनी चाहिए। क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर सामने उस मेंबर जब भी क्रॉप मुझे सबमिट करके जाएगा मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वहां पे वो पूरा लिख कर जाएगा कि कितना क्रॉप उसने दिया, उसका वैल्यू कितना डिटरमाइन हुआ था और उस सामने उसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो अब हम उसको सेल करने जाएंगे तो हमारी इनकम होगी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से वाउच करनी होगी, मेंबर्स की रजिस्टर में से। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो प्रैक्टिकली चलता है।
हम इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेंबर्स की पासबुक भी मंगवा सकते हैं, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, अपने मेंबर्स को एक पासबुक देती है, जैसे बैंक की पासबुक होती है ना, लाइक मेंबर और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे वहां पे पासबुक के अंदर उनके प्रिंटेड रहते हैं, ठीक है। तो कहीं आपने मेंबर रजिस्टर में कोई फ्रॉड किया हो तो वो हमें कहाँ से पता चल जाएगा, हम मेंबर की पासबुक से उसे क्रॉस वेरीफाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सारे मेंबर्स की पासबुक क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, रैंडम चेकिंग करते हैं कि इस पर्टिकुलर मेंबर का पासबुक मुझे दिखा दो। तो पासबुक से आपका मेंबर रजिस्टर हम क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई, तो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यस आपके मेंबर्स रजिस्टर में कोई भी हेरफेर नहीं हुई है। क्लियर सबको ऑडिट ऑफ इनकम? यस मैम। नाउ ही शुड वाउच ऑल एक्सपेंडिचर विथ रेफरेंस टू, ये सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारी एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना है हमें, ठीक है, एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना है तो नॉर्मली हमारे पास में बहुत जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो उनका पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैनेजिंग कमिटी से रिजोल्यूशन पास होता है कि आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस के लिए कोई खर्चा रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, बट जो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक मुझे फिक्स एसेट परचेज करना है या फिर मुझे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, या फिर मुझे लोन लेना है कहीं से, तो मैं मैक्सिमम कितना लोन ले सकती हूँ, लोन का मुझे यूज क्या करना है, इन सब चीजों के लिए एक क्या होता है, रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। जो भी आपका मेन मैनेजिंग कमेटी के अंदर मेंबर्स हैं और आपके जो मेंबर्स है सबसे सलाह लेकर के, वोटिंग्स लेकर के हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन पास करते हैं। तो एज एन ऑडिटर मुझे चेक करना चाहिए कि क्या इस पर्टिकुलर स्पेशल एस्पेक्ट्स के लिए रिजोल्यूशन पास भी हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ जो भी पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं वो रिजोल्यूशन में जितना अमाउंट मुझे अलाउड किया था उतना ही मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हर एक चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वाउच करनी है। अगर मैंने किसी से लोन लिया है किसी से, तो लोन का रीपेमेंट, लोन का इंटरेस्ट टर्म्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली है या नहीं है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं है, ये सारी चीजें मुझे वहां पे चेक करनी पड़ेगी। तो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में सिंपली एक रिजोल्यूशन वाली बात और एक लोन वाली बात आप लोगों को याद रख के लिखनी है। बाकी एक थर्ड पॉइंट आप अपने हिसाब से नॉर्मली बना सकते हो क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर की ऑडिट्स बहुत पढ़ ली है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली वो सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है, लाइक जनरल एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी का पेमेंट होगा, तो उन सबको वाउच कैसे करना है उसका केवल एक सिंगल पॉइंट बनाना है। वैसे आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम में थियोरेटिकली नहीं आई है, तो इसके आने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं क्योंकि ये आपके फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए 90% तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं जो अपन रिवाइज कर चुके हैं, बट छोड़ के नहीं जाना है। अब हम लेते हैं अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स में मैं ऑलरेडी आपको कुछ चीजें बता चुकी हूँ, जैसे ओवरड्यू डेट्स। ओवरड्यू डेट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ओवरड्यू डेट्स क्या समझाए थे मैंने, क्या मीनिंग था ओवरड्यू डेट्स का? मैम ओवरड्यू डेब्ट्स के लिए अपने को है ना प्रोविजन मेंटेन करा है, नहीं करा तो ऑडिटर चेक करेगा। और इसकी जो ड्यू हो गया बट पेमेंट, हाँ, मीनिंग हो गया कि ड्यू हो गया बट पेमेंट रिसीव और मैम इसके अप्रूवल बेसिस पे तो कैश बेसिस पे करेंगे। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमें एक्रूअल बेसिस पे नहीं ड्यू करना है, कैश बेसिस पे ड्यू करना है, ठीक है। तो यही चीजें आपकी यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताता है कि ओवरड्यू डेट्स को आपको क्लासिफाई करना है। आपने कंपनीज के फाइनेंशियल्स पढ़ लिए ना, उसमें डेटर्स को आप क्लासिफाई करते हैं ना, लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, करते हैं या नहीं करते हैं? यस मैम। है ना, वैसे ही अच्छा बैंकिंग सेक्टर का फाइनेंशियल पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। पढ़ ली, वहां पे एनपीए का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? यस मैम, नॉन परफॉर्मिंग, यस मैम। है ना। सेम आप याद करो कि एनपीए का कॉन्सेप्ट यही है
क्या होता है एनपीए का मतलब कि मैंने लोन दिया और उसने मुझे टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया, तो हम उसको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल ऐसे कैटेगरी में डिवाइड यस मैम। करते हैं। सबके लिए परसेंटेज रेट फिक्स है कि कितना किसके लिए प्रोविजन बनता है ना, ठीक है। और उनका भी इंटरेस्ट कैश बेसिस पे ही लिखा जाता है। सबको ध्यान है ये तीनों चीजें, है ना। यस वही मैम। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ओवरड्यू डेट्स के नाम से है। आप इसे याद रखने के लिए भले एनपीए भी कर सकते हो। अब हमें क्लासिफाई कैसे करने हैं हमारे ओवरड्यू डेट्स को? अ पीरियड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 इयर्स, तो एक अपने आप क्या हो गया, लेस देन 6 मंथ्स, एक हो गया 6 to 5 इयर्स, और एक थर्ड हो गया मोर देन 5 इयर्स। तीन कैटेगरी में मेरे 100% प्रोविजन बनाते हैं। डेट्स, तीन कैटेगरी में मेरे ओवरड्यू डेट्स डिवाइड हो गए। यहाँ पे हमें प्रोविजन की कोई स्पेसिफिक रेट गिवन नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि ओवरड्यू डेट्स को हमें क्लासिफाई करना है तीन कैटेगरी में। लेस देन 6 मंथ्स, तो वो तो ऑब्वियसली लेस देन 6 मंथ्स वाले अच्छे ही होंगे, है ना। देन 6 मंथ्स टू 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स, तीन कैटेगरी में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। रिपोर्ट डाउन टू द मेंबर्स, इन ओवरड्यू डेट्स को हमें मेंबर्स को बताना है ताकि मेंबर्स को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी पता चल पाए। अच्छा, आप लोग एक लॉजिकली सोच करके मुझे बताओगे कि इसका इंटरेस्ट कैश बेसिस पे क्यों लिखते हैं? ये तो याद करवा दिया मैंने कि कैश बेसिस पे लिखना है, बैंकिंग में भी याद करवा दिया कैश बेसिस पे लिखना है, लिखना क्यों है ऐसा? अकाउंटिंग का आप मेन फंडा एक्रूअल सिस्टम तो यहाँ पे तोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैम क्योंकि है ना, क्योंकि अपन डायरेक्ट रिसीव ही करेंगे मैम। जैसे अता पता होगा तो प्रूडेंस ये कहता है कि मतलब अपन इनकम है बट एक्सपेक्टेड इनकम को है ना पहले ही रिकॉर्ड नहीं करके रख देते हैं, और वो डाउटफुल है। अभी तो डेट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही डाउटफुल है, तो इंटरेस्ट का तो अपन क्या ही सोचें। कंजर्वेटिज्म सिस्टम तो आपको ये बोलता है फ्यूचर प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं करने, बट ये तो करंट ही है, हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है, तो फिर क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? आप ऐसे कभी सोच, डाउटफुल तो है ना, डाउटफुल है तो क्या हुआ? आपने कोई सेल किया किसी डेटर को, उससे पैसा नहीं आने वाला हो तो क्या सेल रिकॉर्ड नहीं करोगे? वो तो करेंगे, पर अगर डेप्थ की श्योरिटी नहीं है कि वो आएगा नहीं आया तो इंटरेस्ट कैसे श्योरिटी कर सकते कि अपने को मिलेगा? तो जब मिलेगा तब उसकी एंट्री कर देंगे। लॉजिकली नहीं है आंसर। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, अगर मैं एक्रूअल सिस्टम इन चीजों में चलाती रहूंगी, है ना, यहाँ पे मेरा काम, मेरा मेन काम बैंकिंग सेक्टर में लोन देना ही होता है। अगर मैं इंटरेस्ट, तो मेरी मेन इनकम भी क्या हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, है ना। अगर मैं इंटरेस्ट को हमेशा एक्रूअल बेसिस पे ड्यू करूं, अगर वो बंदा मुझे 4 साल तक पैसे नहीं दे रहा तो भी मैं एक्रूअल सिस्टम पे ड्यू करती रहूं, तो आप सोचिए कि क्या मेरा प्रॉफिट रियल प्रॉफिट है? आपने आपके एक्रूअल सिस्टम से पी&एल के अंदर इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपए, बट फैक्ट ये है कि वो 5 लाख रुपए आपको पिछले 5 सालों से कोई उम्मीद ही नहीं है कि आएगा, ठीक है। बट अकाउंटिंग का एक रूल फॉलो करने के लिए कि भाई एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है हमें, इसके लिए आप उसे ड्यू करते ही जा रहे हो। बट क्या उसका जो दूसरा मेन फंडा अकाउंट्स का कि रियल प्रॉफिट आपको पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट पता चले, क्या आपको रियल प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन सही पता चल रही है? क्या रियल में वो पैसा आपका प्रॉफिट है? तो लॉजिकली सोचा जाए तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। अगर आप एक्रूअल सिस्टम से उसे ड्यू करते रहोगे तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड कर रहे हो, अपने इन्वेस्टर्स को चीट कर रहे हो, ठीक है। वो पैसा आपको इतने टाइम से नहीं आया, मतलब आपके पास में लिक्विडिटी तो है ही नहीं। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलते रहे तो आपके प्रॉफिट्स बहुत हायर होंगे,
प्रॉफिट्स हायर हुए तो इन्वेस्टर्स कहेंगे हमें डिविडेंड दो। डिविडेंड कहाँ से दोगे, लिक्विडिटी तो है ही नहीं आपके पास में। रियल में ना तो प्रिंसिपल आ रहा है ना इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम सिर्फ आप वैल्यूज में दिखा रहे हो, कैश का इनफ्लो कहीं से आपके पास में नहीं है। तो डिविडेंड का पेमेंट कैसे करोगे? इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, एक्चुअल पोजीशन बनाए रखने के लिए एनपीए के प्रोविजंस निकाले गए हैं, है ना। एनपीए के प्रोविजंस क्यों निकाले गए, ओवरड्यू डेट्स के प्रोविजन क्यों निकाले गए? ताकि आप रियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन आपके इन्वेस्टर्स को बताएं और केवल प्रॉफिट को एक्रूअल बेसिस पे ओवर स्टेटेड नहीं करें, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी भी प्रॉफिट का ध्यान रखें। ये मेन रीजन है कि हमारा एनपीए प्रोविजन और ओवरड्यू डेट्स का प्रोविजन एग्जिस्टेंस में है। क्लियर? तो यहाँ पे ना कोई कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, ना ही कुछ है, यहाँ पे एक लॉजिक है सिर्फ। समझ में आया सबको? यस और नो? यस मैम, यस मैम आ गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। फर्स्ट कि हमें क्या करना है, डिवाइड करने हैं, और सेकंड कि हमें इंटरेस्ट को क्या करना है, कैश बेसिस पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू डेट्स शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में कभी क्रेडिट नहीं करना है अगर ओवरड्यू डेट का इंटरेस्ट है तो, बट टू द ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट, आपको उसको कि कितना पैसा आपका ओवरड्यू है इसे एज अ रिजर्व आपको शो करना है, या आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं जाएगा। जस्ट एक डमी एंट्री पास करते हुए आपका इसका रिजर्व के अंदर पैसा चला जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ राइटिंग ऑफ द बेड डेट्स, आपके अगर क्वेश्चन आता है ना कि ऑडिटर को कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, तो उसमें एक तो ओवरड्यू डेट का हम पॉइंट लिखेंगे, शेयर होल्डिंग का पॉइंट लिखेंगे, लोन्स का पॉइंट लिखेंगे, और ये ओवरड्यू डेट के नीचे के 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा, यस मुझे वापस बताना कि रिजर्व में एंट्री करेंगे जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा तभी भी? नहीं, जब इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो इसको रिजर्व से अकाउंट से निकाल के पीएनएल में डाल दोगे। ओके मैम, है ना, अभी तो हम पीएनएल में डालेंगे ही नहीं। हाँ, इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट से जितना पैसा रियल में इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करोगे और फिर उसको रिजर्व अकाउंट से डेबिट करके आप पीएनएल के अंदर चले जाओगे। मैम पहले जब हम रिजर्व में डाल रहे हैं इसका डबल इफेक्ट, मैम ये तो जनरल रिजर्व में जाना चाहिए। ये आपका डबल इफेक्ट नहीं, डमी एंट्री पास होगी। डमी एंट्री जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, आपने कभी अकाउंट्स के अंदर किया होगा ना कि आप पहले क्या करते हैं, एक्रूड कैश का एक्रूअल कैसे करते, लाइक कैश रिसीव होता नहीं होता है तो भी हम उसे इनकम को क्या कर देते हैं, एक्रूड, और अभी हमने पीएनएल में उसका इफेक्ट दे दिया। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हमें कैश रिसीव नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसका एक जो अमाउंट है वो रिजर्व अकाउंट के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जब हमें एक्चुअल में तो पीएनएल के अंदर पैसा गया ही नहीं क्योंकि रिजर्व्स पीएनएल में नहीं जाते, बैलेंस शीट में एज अ प्रोविजन की तरह किया, है ना। नाउ अब जब रियल में आपको ये पैसा मिल गया है, रियल में पैसा मिल गया तो रिजर्व अकाउंट को रिड्यूस करके इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि पैसा मिल गया ओवरड्यू डेट का मुझे, तो अब वो मेरी इनकम हो गई इंटरेस्ट वाली, तो मैंने रिजर्व अकाउंट को रिड्यूस करके किसको क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट को। नाउ इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट अब हुआ है, कब हुआ, जब रियल में कैश रिसीव हुआ मुझे, तो अब वो इंटरेस्ट मेरा कहाँ क्रेडिट करूंगी, मैं पीएनएल में ले जा करके क्रेडिट करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्रीज चलती है इसके अंदर। हमें अकाउंटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे हमारा ऑडिटिंग है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट कब होएगा, जब कैश में रिसीव होएगा तभी क्रेडिट होएगा। नाउ बैड डेट्स का पॉइंट सुनिए, स्पेशल पॉइंट है।
होता क्या है कि नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, इनके अंदर आप बेड डेट्स कभी भी ऑडिटर से पूछ करके डेबिट नहीं करते हो, आप अपने हिसाब से बेड डेट्स डेबिट करते हो। आपने इनकम टैक्स में भी ये चीज पढ़ी होगी कि बेड डेट्स की डिडक्शन के लिए हमें ऑडिटर से नहीं पूछना पड़ता है, पढ़ा है ऐसा? जितना बेड डेट्स इनकम टैक्स आपने P&L में डेबिट कर दिया, उतना मान लिया जाता है कि भाई ये बेड डेट्स हुआ होगा। ऑडिटर की कोई स्पेशल परमिशन इसके अंदर हमें नीडेड नहीं होती है। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, हमें बेड डेट्स के लिए, ठीक है, जितना भी बेड डेट्स हम P&L में दिखा रहे हैं डेबिट साइड में, उसके लिए हमें पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। किससे? मैनेजिंग कमिटी से। किससे? मैनेजिंग कमिटी से। और अगर आपका स्टेट एक्ट, मैंने आपको कहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर स्टेट एक्ट भी है, सेंट्रल एक्ट तो 1912 है और हर एक स्टेट ने अपने यहाँ पे स्टेट एक्ट पर्टिकुलर बना रखा है। तो स्टेट एक्ट अगर आपका ऐसा कहता है कि बेड डेट्स के लिए, मतलब डेबिट करने के लिए आपको ऑडिटर से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, बेड ऑडिटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि रियल में इतना पैसा बेड डेट्स हो गया है, और उसके सर्टिफिकेशन के बाद ही आप उसे डेबिट कर सकते हो P&L में। तो ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि अगर मैनेजिंग कमेटी का बोल रहा है एक्ट, तो मैनेजिंग कमेटी ने ऑथराइज किया या नहीं, और अगर उसका खुद का अप्रूवल बोल रहा है तो उसे वो अप्रूवल देना है, नहीं देना है, कितना देना है, इसका चेकिंग उसे करना है। क्लियर? समझ में आया? तो बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो मैनेजिंग कमेटी से ऑथराइजेशन लेना है, और अगर स्टेट एक्ट कहता है तो ऑडिटर को उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? मैम इसको गवर्न कौन करता है? उसी स्टेट का रजिस्ट्रार? हाँ, उसी स्टेट का रजिस्ट्रार। पहले ये स्टेट एक्ट जो भी बनते हैं तो वो आप लोगों ने एक्ट के पास होने की सुना होगा ना, पहले राज्यसभा, लोकसभा, कैसे कैसे एक्ट क्लियर होते हैं, बनता है मैम, है ना? तो वो सारे एक्ट इसके ऊपर भी, मतलब वो प्रोसेस तो इसके ऊपर भी लगेगा पूरा। मैम यस मैम, जैसे अभी अपन ने बात करी कि मैनेजिंग कमेटी एंड ऑडिटर दो ऑप्शन है अपने पास, तो अगर है ना ये इन दोनों के ओपिनियन मतलब अलग अलग आती है रिलेटेड दो टू बेड डेट? ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग, दो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का मतलब था अगर आपके ऊपर सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होता है, यानी 1912, तो 1912 में ये लिखा हुआ है कि भाई मैनेजिंग कमेटी से मुझे लेनी है अप्रूवल, है ना? अगर आपके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेट एक्ट बना हुआ है और स्टेट एक्ट ने ऐसा कहा है कि ऑडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ऑडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, महाराष्ट्र ने खुद का अपना अलग बना रखा है ना? तो महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कहता है कि आपको बेड डेट्स राइट ऑफ करने से पहले ऑडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो भी बेड डेट्स डेबिट होगा, तो पहले उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट अगर मान लो जैसे मेरे राजस्थान के अंदर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं है, तो अब मेरे ऊपर ऑडिटर वाली कोई बात ही नहीं है, मेरे ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है? 1912। तो 1912 एक्ट मुझे कहता है कि किससे परमिशन लेनी है? मैनेजिंग कमेटी से परमिशन लेनी है। ओके, यस, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट। सबको समझ में आई कैसे होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट? इसमें हमें क्या याद रखना है? स्पेशल पॉइंट्स गिवन है, वो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ऑडिट कैसे होती है, क्या क्या करेगा ऑडिटर जाकर के, ये सब इतना ज्यादा हमें यहाँ पे नहीं बताया। हमें मेन यहाँ पे क्या बताया था कि ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है, जो ऑडिटर को, सॉरी, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जो एक ऑडिटर को वहां पे ध्यान रखने हैं। नाउ ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ये जो मैंने एनजीओ आपको होमवर्क दिया था, ये वही है ट्रस्ट, ठीक है, यही सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, लीगेसीज सब पढ़ा हुआ होगा आपने, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट,
कॉन्सर्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं हमारे। तो ये मैं छोड़ूं, ट्रस्ट इज इक्वल टू एनजीओ, यस और नो? यस। ठीक है, अब मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। क्या होती है म्युनिसिपैलिटीज? नगर निगम। नगर निगम, नगर परिषद, ये जो भी रहते हैं। फिर मैम जो लोकल एरियाज को कवर करती है, गवर्नमेंट बॉडी जो लोकल बॉडीज अथॉरिटीज होती हैं। लोकल अथॉरिटीज होती है, लाइक रूरल एरिया के अंदर पंचायत रहती है जिसमें सरपंच और रहते हैं, और जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे म्युनिसिपैलिटीज रहती है ना। इनका एक लिमिट होता है कि कहाँ पे पंचायत होगी, कहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होगी। वो लिमिट मत पूछना कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे है, ठीक है, वो आपने हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो कहीं पे म्युनिसिपैलिटीज रहती है अर्बन एरियाज के अंदर, और रूरल एरियाज के अंदर क्या रहता है, पंचायत रहता है। तो उन म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत की ऑडिट कैसे होती है वो हमें यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपके, सिर्फ इतना सा पैरा दिया हुआ है, देखिए 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं यहाँ पे। 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट के, वही ऑडिट के ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे लिखने हैं कि जो भी कंटेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है। इंटरनल कंट्रोल्स एडिकेट है या नहीं है, सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट जो यहाँ पे आया है, जैसे मानो पंचायत को कोई खर्चा करना है तो कैसे करती है वो खर्चा? लाइक मैम उसको बजट पास होता है। बजट पास होता है ना, गवर्नमेंट मेन बजट पास, गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मेनली बजट पास करती है कि भाई हमें रोड्स के ऊपर टोटल 10 करोड़ का खर्चा करना है। अब 10 करोड़ पूरे इंडिया के लिए, बहुत छोटा अमाउंट बोल रही हूँ मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए, 10 करोड़ पूरे इंडिया के लिए है। इंडिया में मेरे गांव को कितना मिला? तो मेरे गांव को मिला है मान लो ओनली 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो मेरे लिए बजट कितना हुआ मेरे गांव के लिए? 5 लाख रुपए। तो मैं मैक्सिमम सड़क बनाने पे कितना खर्चा कर सकती हूँ? 5 लाख रुपए। तो एज एन ऑडिटर, जब मैं एज एन ऑडिटर वहां पे जाती हूँ तो मैं पहले क्या चेक करूंगी कि मेरे गांव को कितना ऑथराइज किया था कि आप कितना मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बजट जा करके देखूंगी कि भाई बजट कितने का पास हुआ था? 10 करोड़ का पास हुआ था। 10 करोड़ में से मेरे गांव के लिए कितना पास हुआ था? 5 लाख रुपए का। अब मैं उस 5 लाख रुपए को ये चेक करूंगी क्या वो 5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में भी आए या नहीं आए, मेरे पंचायत के बैंक अकाउंट में आए या नहीं आए, ठीक है। फिर मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, बैंक स्टेटमेंट चेक किया कि हाँ 5 लाख रुपए आए। अब मैं क्या चेक करूंगी कि क्या मेरे यहाँ पे ये रियल में रोड्स बनी या नहीं बनी, ठीक है। रोड्स बनी तो उन रोड्स पे कितना खर्चा हुआ, कहीं वो 5 लाख रुपए से एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें एक ऑडिटर चेक करता है, ठीक है। जो भी पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और गवर्नमेंट ऑडिट्स होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो भी ऑडिट्स होती है, वहां पे ऑडिटर का मेन काम होता है एक्सपेंडिचर ऑडिट करना, ठीक है। पैसा तो उसे गवर्नमेंट से ही मिलेगा, या तो गवर्नमेंट से मिलेगा या फिर पब्लिक से मिलेगा, ठीक है। लाइक पब्लिक से कैसे मिलेगा? कोई टैक्स कलेक्शन करती है म्युनिसिपैलिटीज तो वहां से पब्लिक से पैसा मिलेगा, है ना। तो हमारा मेन फोकस किस पे होता है? एक्सपेंडिचर पे होता है। मेन फोकस यहाँ पे इनकम पे कम होता है, ये नहीं बोलेंगे कि होता ही नहीं है, होता है, बट मेन फोकस हमारा होता है एक्सपेंडिचर पे। नाउ एक्सपेंडिचर पे क्यों होता है वो भी समझिए, क्योंकि पैसा किसका है? गवर्नमेंट का पैसा है। यूटिलाइज करने वाले कौन है? नॉर्मल, वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी है वो पैसे का यूटिलाइजेशन करेगा। फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस पे बैठे हैं लोग, वो नॉर्मल लोग हैं, उन्हें कभी ये फील नहीं होगा कि हमारा पैसा लग रहा है यार,
सड़क बनाने में हमारा पैसा लग रहा है, क्योंकि उनका तो लग ही नहीं रहा है। लग किसका रहा है? गवर्नमेंट का लग रहा है। उनके लिए तो एक तरह से फ्री फोकट में पैसा आ रहा है, तो वो उसका मिस यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। कैसे मिस यूटिलाइजेशन? जो रियल लाइफ में होता भी है। सड़क बनाने पे रियल में खर्चा 2 लाख रुपए करेंगे, बट बुक